जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं ज़रा तो चेक कर लूँ एक दफ़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी कि नहीं हो रही। हो रही है। ओके। सो आज आपका लेक्चर नंबर 12 जो कि लास्ट लेक्चर है आपका। ठीक है। और ये मिस हुआ कल, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आपकी कोई चीज़ प्रॉपर मिस हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हमारी चल रही है उसको हम उसी तरह से चला दें। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हमें क्लोज़ करना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको 1 मिनट दें खाली मुझे तो प्लीज़। असल में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ये होता है कि ज़रा कंबल में घुस के इंसान बैठ जाता है तो इजी हो जाता है काम थोड़ा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी तो यहाँ से हम अपना सेशन का इफ्तिताह करते हैं। अच्छा, उस दिन मैंने एक तो आपसे लास्ट जो बात की थी वो ये बात की थी कि कुछ हम जो है वो रेंडर सेटिंग पे बात कर लेंगे और कुछ हम लेकर वीडियो लाइट को बात कर लेंगे। ठीक है। जिसमें अगर आप बात करें तो वीडियो लाइट में आपने प्लेन समझ लिया, डोम समझ लिया, स्फेयर, मैश और डिस्क, ये तीनों लाइट्स का आपको भी फंक्शन का अंदाज़ा नहीं है फंक्शन सेम, यूजेज का डिफरेंस है। ठीक है। अब जैसे मिसाल की बात है कि मैं अगर लेट सपोज एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है। मैं इस बॉक्स के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज़ किस तरह हो रही है। ठीक है। अभी लेट सपोज हम इसको अनहाइड ऑल करते हैं और कैमरा फ़िलहाल हम कोई देखते हैं। ठीक है जी। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, मतलब ग्रुप कर लेते हैं इसको, और ग्रुप करके कैमरे को मैं फ़िलहाल कॉपी करता हूँ। इंस्टेंस नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। ठीक है। क्योंकि इसकी मूवमेंट भी मैं कर सकता हूँ, इधर उधर भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है। मैंने लेट सपोज ये बॉक्स यहाँ रख दिया और कैमरा इधर कर दिया। ठीक है जी। ओके। अच्छा, ये मिसाल की बात है, ये बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा सा सिलेंड्रिकल, थोड़ा सा और लेंथ में बढ़ा दूँ। सिलेंड्रिकल तो नहीं है, खैर ये है बॉक्स ही, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ में, हाइट में ज़्यादा है और चारों तरफ से ये एक जैसा ही है। ठीक है। बेशक इसकी मैं विड्थ भी देख लूँ, 20x20 करते हैं फ़िलहाल। ठीक है। इसको ना भी कर दो, कोई मसला नहीं था। अच्छा, एक चीज़ ये देख लें और इसकी हाइट कर दें थोड़ी कम। ठीक है। इसको इधर आएँ और इधर आके इसको राइट क्लिक करके और इसको आप कर दें एडिट पॉली में कन्वर्ट, और ऊपर से थोड़ा ऐसे कर दें जैसे लैम्प के शेड्स नहीं होते, वो टाइप चीज़ है। ठीक है। जिस तरह आप हम घर के बाहर भी इसको लेट सपोज, बल्कि हम ज़्यादा बेहतर होगा कि हम घर के बाहर ही इसको ले आएँ। ठीक है जी। इसको यहाँ रख दें एज कह लें कि जो लाइट्स होती हैं लगी हुई अक्सर बेशतर इस तरह से, तो इसको हम यहीं पर ही एक्सपेरिमेंट कर देते हैं इसका। ठीक है जी। ठीक है जी। इसको हम कर देंगे सेमी सर्कल। ठीक है। ये जस्ट अपना डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं, डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। इसको हमने यहाँ रख दिया, फ़िलहाल इसको हमने इस तरह कर दिया और इसका भी मैं डिज़ाइन थोड़ा छोटा करूँगा, स्क्वीज़ करूँगा ज़रा सा ऐसे करके।
और ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा उसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने सारे एजेस पकड़ने हैं इसके और इसको क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन कर देना है, ठीक है। क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको अनेबल इन व्यू पोर्ट, अनेबल इन रेंडरिंग करना है और इसको रेडियल रखें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। एम प्रेस करेंगे, मटेरियल मोड में आ जाएंगे, इसको स्लेट से कॉम्पैक्ट कर लें, ठीक है। कॉम्पैक्ट करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको फ़िलहाल कोई भी मटेरियल असाइन कर देना है, कोई भी मटेरियल। लेट सपोज की बात है इधर ब्लैक असाइन कर दें, ठीक है जी। और इसकी कुछ रिफ्लेक्शंस को इन्हांस कर दें थोड़ा सा, ठीक है जी। ओके हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया अप्लाई, ठीक है। अब आप इस बॉक्स पे आएंगे, जो बॉक्स इसके अंदर से लाइट इमिट करानी है हमें, इस पर आके क्लिक करके आप करेंगे वीरे टू साइडेड मटीरियल और डिस्कार्ड कर दें इसको पिछले वाले को और इसको नए सिरे से वीरे असाइन करेंगे आप। अब ये आपने प्रोसेस समझना है, ठीक है। अब ये एक मटेरियल तो लग गया वीरे, लेकिन ये लगा है टू साइडेड पे। टू साइड का फंक्शन क्या होता है, जिस तरह आपने लैम्प बनाने होते हैं, लैम्प जो होते हैं टेबल लैम्प होते हैं, उसकी जो शेड में से लाइट एमिटेंस होती है वो किस तरह होती है, वो इसी मटेरियल के थ्रू होती है, ठीक है। फिर आप जब कोई आउटडोर लाइट बनाते हैं, कोई इस तरह का कोई हैंगिंग लाइट्स बनाते हैं, इस तरह के हैंगिंग लैम्प्स बनाना चाहते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एमिटेंस करवाने के लिए ये वाला मटेरियल अगर आप असाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी एमिटेंस होगी। अदरवाइज़ वैसे तो आप लाइट लगा दें सिंपल तो भी हो जाता है काम, लेकिन इसके बाद ज़्यादा अच्छी लुक एंड फील आती है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको इस तरह कर दूँ, थोड़ा सा इसका कलर मैं ऐसा रखूँगा येलोइश टोन में, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऑफ वाइट टाइप टोन में, येलोइश तो नहीं कहेंगे इसको, ऑफ वाइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं वीरे, वीरे लाइट पे आते हैं और यहाँ आने के बाद हम इसको करते हैं स्फीयर लाइट, ठीक है जी। स्फीयर लाइट को असाइन कर देते हैं, सिंपल असाइन किया मैंने और इसको मैंने ऊपर किया यहाँ तक, ठीक है जी। ये आ गया यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पर आगे इसको भी मैं थोड़ा सा टेम्परेचर कर दूंगा इसका वार्मिश कलर का, थोड़ा सा वार्म कलर का कर दिया इसको, ठीक है। और ऑप्शंस में आके इसको इनविजिबल करेंगे लाजमी और स्टोर विद इरेडियंस करेंगे और इसका सैम्पल मोड बढ़ा देंगे, ऐसे 30 कर देंगे ताकि लाइट क्लियरेंस अच्छी निकले इसमें से, लाइट अच्छी निकले इसमें से, ठीक है। इसी को हम पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे लाइट्स, ठीक है जी। लाइट्स का नाम दे दिया फ़िलहाल मैंने और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इधर की तरफ ड्रैग करूँगा और इसको इंस्टेंस कर दूँगा, ठीक है जी। ये आपने देखना है बड़े गौर से ये प्रोसेस कि मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ ये, ठीक है जी। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं इसका एक टेस्ट रेंडर निकालूंगा ज़रा पहले तो, बल्कि इसका कैमरा मैं सेकंड अप्लाई करता हूँ क्योंकि सेकंड कैमरा हमारा मूव हुआ हुआ है, ज़रा अपनी सेटिंग से आउट ऑफ सेटिंग हुआ था, तो उसको हम अपनी जगह पर ले आएंगे। ये थोड़ा सा जूम व्यू है, इज़ इट क्लियर, ठीक है जी। इससे आपकी बिल्डिंग का थोड़ा जूम व्यू आ रहा है। अब आप इसको ज़रा टेस्ट रेंडर करके देखें पहले तो। पहले हमने देखना है कि लाइट इमिटेंस हो कितनी रही है, बहुत बहुत मामूली सी हो रही है, ठीक है। हमें इतनी मामूली नहीं चाहिए, हो रही है लेकिन बहुत हल्की हल्की हो रही है, ठीक है ना। हमें थोड़ी शार्प लाइट चाहिए इसमें जो कि ज़्यादा इमिटेंस हो, फील हो कि लाइट निकल रही है अंदर से बाहर, ठीक है जी। इसको ओपन करें, इसको 90 करते हैं, ओके। अब कुछ बेहतर हुआ, कदरे बेहतर हुआ, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइट बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा इसका लुक एंड फील चेंज होता जाएगा। लाइट का जो इमिटेंस है वो बढ़ जाएगी, निकलने की लाइट की जो बाहर की तरफ जो रोशनी नज़र आ रही है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी अगर हम इसका वो बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो स्फीयर लाइट हमारा इस तरह से करामत है कि हम उसको इस तरह से यूज़ करें। लाइक मैं इसकी और बढ़ा देता हूँ, 120 कर देता हूँ, बल्कि इसको सेव कर देते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। अब आप देखेंगे तो अब ज़्यादा आपको फील आएगा इसका,
ठीक है जी, इसका टेस्ट पूरा होने दें पहले ज़रा, उसके बाद फिर देखते हैं इसको। ठीक है, फिर हमारा जो फाइनल डिस्कशन होगा वो इसके बाद होगा। एक तो अभी मैच लाइट और जो जो डिस्क लाइट है वो, अच्छा डिस्क लाइट और वीरे लाइट प्लेन लाइट एक जैसे ही काम करती है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है आपको। वो अगर जैसे कहीं आपने असेंबली लाइट बनाई है ना राउंड में, जो सीलिंग के ऊपर लगती है, उसके अंदर आप डिस्क लाइट दे सकते हैं। वो डिस्क की तरह होती है गोल, बस इतना फ़र्क होता है। और जो प्लेन लाइट होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में होती है, बस ये डिफरेंस है। दोनों में सेम उनकी पैरामीटर्स हैं, सेम हर चीज़ है। इसका थोड़ा डिफरेंट था फंक्शन, तो मैंने इसके आपको बताया कि ये इस तरह से यूज़ हो रही है। अब आप देखें लाइट इमिटेंस है, हल्की है लेकिन है। ठीक है, इसको आप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा भी हो सकती है ये। अच्छा, एक तो हो गई ये वाली लाइट हमारी। दूसरी हमारी जो लाइट है वो है मैश लाइट। ठीक है, मैश लाइट ये लाइट होती है। इसका क्या होता है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इसका एक थोड़ा सा फंक्शन समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जैसे मिसाल की बात है कि मैंने एक बॉक्स ले लिया, लेट सपोज एक मैंने बॉक्स ले लिया। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने ज़रा बड़ा कर लिया। ठीक है, बड़ा करके मैं इसको ले आया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने पॉली में कन्वर्ट किया और इसको मैंने ऑल्ट एल करके, ऑल्ट एल बाद वक्त काम नहीं करता, स्पेशली कॉर्नर जिसके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है काम करना इसका। इसको मैंने लेट सपोज इस तरह से कर दिया। अब ये एक चौड़ा सा रेडियल बन गया हमारा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा, बारीक कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इधर एक कोई मटेरियल असाइन कर दूं, लेट सपोज ये मटेरियल असाइन कर देता हूँ, ये चले मैं डार्क मटेरियल असाइन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उसको। अच्छा, ये अगर मैं इस पर वीरे मैश लाइट लगाना चाहूँगा तो क्या वो लगेगी या नहीं लगेगी, सवाल ये आ जाता है। ठीक है, तो वीरे मैश जैसे ही मैंने लगाया तो इस पर असाइन वो नहीं हो सका। ठीक है, इस पर असाइनिंग उसकी नहीं हो सकी। ठीक है, क्यों? कि उसकी वजह ये है कि एक तो ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट नहीं है, ऊपर से ये इसके साथ लिंक नहीं हो रहा। तो आप राइट क्लिक करके इसको करें पॉली में कन्वर्ट, और यहाँ पर भी सेम वही फंक्शन है वीरे लाइट वाला। ठीक है, पहले हम यहाँ से असाइन करके देखते हैं, अगर यहाँ से असाइन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होता तो फिर वही तरीका अपनाएंगे अपना। नहीं, ठीक है, आप इसको डिलीट करें, इसको सिंपल इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ आके आप इसको इस तरह से असाइन कर देंगे इसके ऊपर। तो ये वीरे लाइट लग गई इज़ एडिटेबल पॉली के साथ। ठीक है, पॉली के साथ लग गई। अब ये मैश लाइट है, बेसिकली काम ये वही कर रही है सारे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 80 और इसका कलर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ वार्म कलर 5200। ठीक है जी, डबल इनविजिबल कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं स्टोर विद इरेडियंस, यहाँ पर कर देंगे इसको हम 30 ताकि रेजोल्यूशन ये सही पकड़ जाए। अब आप इसको करें यहाँ पर ज़रा एक टेस्ट, अभी आपको आइडिया होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक्चुअली। इसको मैं करूँगा ग्रुप सी के नाम से कर दूँगा या किसी भी नाम से कर दूँगा। ठीक है, लेट सपोज की बात है मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको अनग्रुप कर देता हूँ और यहाँ आके मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ शेल। ठीक है जी, अब ज़रा चेक करते हैं इसको। अब आप देखें लाइट कितनी ज़्यादा दिखा रहा है ये, जबकि ये लाइट सिर्फ इसके अंदर आ रही है। देखें बारीक सी क्लियर अंदर आ रही है लाइट की आपको। ये जो नियॉन लाइट्स बनती है ना, जो नियॉन लाइट बनती है, बेसिकली इसका फंक्शन समझाने का मकसद ये था कि नियॉन लाइट का काम कर रही होती है आपके लिए। ठीक है, अभी जाहिर बात है लाइट इमिटेंस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये दिखा रहा है बहुत ज़्यादा इसको। ठीक है जी, यहाँ पर आके आप इसको कम कर दें, 30 40 40 50 कर दें आप इसको, और इसको यहाँ रखें और इसको और मज़ीद वही ये रहा इन्वायरमेंट, ये रहा।
ठीक है, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा नॉर्मल लेक्चर से, और मे बी के उसी को कवर हो जाए हमारा जितना हमारा टाइम ड्यूरेशन है। कोशिश हमारी ये है कि जितना हमारा टाइम है उस टाइम में हम इसको कवर अप कर लें। ठीक है, इसको हम अगर लेट सपोज 1.5 कर देता हूँ, हो गया अंधेरा। इसको आप करें 2, ठीक है, और ज़रा आप चेक करते हैं इसको ये क्या काम करता है। अब ये देखें, ये लाइट आ रही है ना इधर हल्की हल्की, ये येलो से वार्म सा पट्टा चल रहा है, ये वही लाइट है। ठीक है, इस लाइट की इंटेंसिटी आप यहाँ से आगे भी अब और मज़ीद कर सकते हैं। इसको आप करते हैं 170। ठीक है जी, ये नहीं, अब आप देखें एज ग्लो हो गया इसका। अब आपको समझ में आया होगा कि ये रोब लाइट का काम करता है या ये नियॉन लाइट का काम करता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ नियॉन बनानी है तो आप इस तरह से करके नियॉन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये बारीक सी ग्लेयर ऐसी चल रही है आउटर पे जो कि लग रहा है ग्लो हो रही है। ठीक है, ये देखें ग्लो लाइन्स बन गई हैं। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज को 250 कर देता हूँ, तो आप देखें ज़रा और मज़ीद शक्ल इसकी कुछ निकल आई है। ठीक है जी, तो ये आपने समझा कि ये रोब लाइट है, और जो सिंपल डिस्क लाइट है वो एक तरह से वो वीरे लाइट का ही काम करती है, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। ठीक है जी, अच्छा लेट सपोज ये 2 है कैमरा हमारा, इसको यहाँ रखते हैं। अभी मैंने ये जो लाइट बनाई है ये बिल्कुल रफ सी बनाई है, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि इसकी फंक्शनैलिटी आखिर है क्या। वेट करें इसको ज़रा, अंधेरे में आ जाए कोई बात नहीं। ठीक है जी, इस तरह से करके आप इसको जितना मज़ीद बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, जितना मज़ीद घटाना चाहें घटा लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। ठीक है जी, ये लाइट्स भी आपकी लग गई हैं। हमारा ये व्यू तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम बात अगर करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस तरह से रेंडर करता है, लेकिन ये इसको क्लियर नहीं करता, उसकी बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं दिखाता हमें। लेकिन कर तो वो देता है उसको, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी कोई क्लियर इमेज नहीं दिखा रहा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये समझ लें एक तरह से रेंडरिंग हो रही है आपकी, और ये रेंडर कंप्लीट हो भी जाएगा तब भी व्यू तो नहीं नज़र आएगा आपको, ऐसे ही दाने दाने नज़र आएंगे, बारीक बारीक से पिक्सल नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो अब इन पिक्सलेशंस को ख़त्म करने के लिए और इसका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कि फाइनल स्टेप है इसका, वीरे रेंडर सेटअप। ठीक है, अगर आप वीरे रेंडर सेटअप करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, और मज़ीद बेहतर उसको आप कर सकते हैं फ़िल्टर्स के थ्रू, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं आप उसको, मज़ीद और चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करके, लाइट कम ज़्यादा करके, या उसके रेंडर सेटअप को और हाई रेंडरिंग पे लेके जाके। ठीक है, तो ये आपके अपने हाथ में दी होती चीज़ें सारी। अच्छा लेट सपोज ये तो हो गया, चलें भाई कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, डिनोइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं रेंडर सेटअप पे आता हूँ। ठीक है जी, रेंडर सेटअप पे आके सबसे पहले तो मैं समझूंगा किस तरह किस्म की चीज़ें हमारे पास हैं और क्या 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 अंदर ऑप्शंस हैं मौजूद, ताकि आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए इसकी। कॉमन वीरे GI सेटिंग रेंडर एलिमेंट। वीरे जो है वो उसके अंदर ग्लोबल स्विचेस हैं, फ्रेम बफर्स हैं, ठीक है, और इमेज सैम्पलर्स हैं कि किस तरह आपने इमेज को शार्प करना है, किस तरह से आपने इमेज को हल्का करना है, कम करना है। इमेज फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर जिस तरह आपकी तस्वीरों के फ़िल्टर होते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ़ी लेते हैं उसमें फ़िल्टर लगा के आगे लगा देते हैं, तो फ़ोटो फ़िल्टर्स होते हैं जिस तरह से आपकी तस्वीर, अगर आपकी शक्ल एक मिसाल है स्लिम है तो कुछ फ़िल्टर्स ऐसे आते हैं जिसमें आपकी शक्ल थोड़ी हेल्दी हो जाती है, कुछ फ़िल्टर ऐसे आते हैं अगर आपका रंग गंदुमी हो, कुछ फ़िल्टर आते हैं तो आपका फेयर हो जाता है, तो फ़िल्टर से आपकी लुक एंड फील चेंज हो जाती है। तो फ़िल्टर यहाँ पर भी ज़्यादा फ़िल्टर ही काम करते हैं। और लेकिन ये फ़िल्टर जो होते हैं एंटी लेजिंग फ़िल्टर होते हैं। एंटी लेजिंग फ़िल्टर क्या होता है कि वो आपकी इमेज को शार्प क्वालिटी करने के लिए काम होता है, शार्प करने का काम होता है। ठीक है जी, प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर, इसमें आप यहाँ पर इसके बढ़ा दें मैक्सिमम तो इमेज सैम्पलिंग और अच्छी हो जाएगी।
ठीक है। ग्लोबल DMC इन्वायरमेंट क्या होता है, कैमरा मैप, कलर मैपिंग क्या चीज़ है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं इस तरह से, वो सब चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। कैमरा क्यों है, GI में क्या है, एनेबल क्यों करना पड़ता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और उसकी हाई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हम किस तरह करेंगे, फिर सेटिंग्स को हमने किस तरह करना है, और रेंडर एलिमेंट आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। इस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, कॉमन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आके ये है सिंगल और ये है एक्टिव टाइम सेगमेंट्स और ये है रेंज। अब जब आपने एक सिंगल रेंडर करना है, एक बेसिक रेंडर करना है, एक मॉडल रेंडर करना है, तो आप सिंगल को सिलेक्ट करके रखेंगे। और अगर आपने इसको एवरेज टाइम सेगमेंट पे आ जाएंगे आप, तो इसका मतलब होगा कि एक्टिव टाइम सेगमेंट पे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप 0 से लेकर 100 तक जितने फ्रेम्स हैं, अगर आपने कोई एनिमेशन तैयार की है, अगर आपने कोई 50 फ्रेम की एनिमेशन बनाई है, या आपने 10 फ्रेम की एनिमेशन बनाई है, कोई चीज़ मूव हो रही है, रोटेट हो रही है, घूम रही है, या कोई चीज़ खुल बंद हो रही है, या कोई चीज़ चल फिर रही है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर आप वहाँ पर एक्टिव टाइम सेगमेंट नहीं करेंगे, आप फिर करेंगे रेंज पे। रेंज क्या करेगा कि आपने लेट्स सपोज 0 से लेके 50 फ्रेम तक एनिमेशन बनाई है, तो आप 100 फ्रेम रेंडर क्यों करेंगे, 100 फ्रेम रेंडर करने के लिए 50 फ्रेम का वो टाइम लेगा, टाइम एक्स्ट्रा लेगा वो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, आपने इसको रेंज पे क्लिक करके और उतने फ्रेम लिख देने जितने फ्रेम पर रेंडरिंग आपकी कंप्लीट हो रही है, वरना वो पूरे 100 फ्रेम करेगा, चाहे आपकी रेंडरिंग 50 फ्रेम पे ही ख़त्म हो जाए, तो टाइम आपका बढ़ जाता है। तो रेंज वाला काम आपका यहाँ पर काम आ जाता है, ठीक है, बजाय इसके कि आप इसको ना करें यूज़, ठीक है। और ये एनिमेशन साइड पे यूज़ होता है, वैसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एरिया टू रेंडर, सेलेक्टेड रीजन, क्रॉप, ग्लोब, ये मैं आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट साइज़ पे। अब इसमें साइजेस दिए हुए हैं, जिस तरह मैं इसको चेंज करता हूँ कैमरा अपर्चर आ जाएगा सारा, कि भाई कौन से अपर्चर पर रख के आप निकाल रहे हैं। जितना ज़्यादा हाई रिजल्ट रखना होगा उतना ज़्यादा यहाँ से सेटिंग को भी आपको हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको रखें HD मैप 19:20:10:80, 19:20 और 10:80 का रेशियो बनता है 16:9 का, ठीक है। यानी 16 इंच बाय 9 इंच का जो रेशियो होता है वो बनता है 1920/1080, ठीक है। आपने 1080 पे रखना है इसको, बहुत ज़्यादा हमें हाई रेंडर क्वालिटी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी जब हम कर सकते हैं। बट अगर अभी हम यहाँ पर सारा टाइम लगा देंगे इसकी हाई क्वालिटी को निकालने के लिए, तो फिर तो हमारा रेंडर होगा और नज़र कुछ नहीं आएगा किसी को, शायद हो सकता है पूरी रात होता रहे रेंडर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्वालिटी हाई कर देते हैं उतना ज़्यादा रेंडर ड्यूरेशन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गई सारी चीज़ें। इस वाले पोर्शन को आप अभी स्किप करते हैं। ये है ऑप्शंस के, आप इफेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, वीडियो कलर क्या चाहिए, आप रेंडर टू फील्ड क्या चाहिए, रेंडर हिडन ज्योमेट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये ऑप्शन तो यहाँ तक हो खत्म। असाइन रेंडर सबसे पहली चीज़ है आपकी, सबसे पहले आपने असाइन रेंडर करना होता है, वो मैंने आपको ऑप्शन पहले बता दिया कि वो इसके बाद वाला ऑप्शन था जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये गलती थोड़ी सी हुई यहाँ पर कि आपने सबसे पहले आने के बाद इसको तो करना है पहले असाइन रेंडर, ठीक है। वीरे एडवांस 3.60 करो उसमें, ठीक है। और वीरे RT को आप कर लेंगे एक्टिव शेडर की जगह, ठीक है। और इसको आप कर देंगे सेव एज डिफ़ॉल्ट। जो ही आप सेव एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो अब क्या होगा, जब भी आप खोलेंगे तो आपका वीरे सेव एज डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपको दोबारा बार वीरे को सेटअप नहीं करना पड़ेगा। लाइक कि अब आपने एक दफ़ा स्टैंडर्ड से कन्वर्ट कर दिया वीरे असाइन रेंडर पे, इसको मिसाल है, अभी रेंडर सेटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, वीरे असाइन रेंडर की बात कर रहा हूँ। तो जब वीरे असाइन रेंडर करेंगे, अब आपने वीरे असाइन रेंडर करके उसको सेव एज कर दिया, अब आप जब भी खोलेंगे तो वो डायरेक्टली वीरे असाइन रेंडर खुलेगा, आपको दोबारा से स्कैन लाइन टू वीरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम वीरे पर। अब असल काम है यहाँ पर और GI पर, दो चीज़ें आपने समझ ली ना, तो आपका काम आसान है। ग्लोबल स्विचेस डिफ़ॉल्ट कर दें, फ्रेम बफर खोल के रखें। फ्रेम बफर में जब गेट रेजोल्यूशन फ्रॉम मैक्स को करेंगे अनचेक, तो आगे आपको ऑप्शन खोल देगा, तो आप यहाँ पर करें HD 1080, ठीक है, 920/1080 आ गई वही चीज़ आपकी जो यहाँ पर थी। ये देखें सेम टू सेम वही चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ आपका आपका साइज़ जो है वो फ्रेम का एक जैसा हो गया, ठीक है। एक तो हो गई ये कहानी। उसके बाद आ जाए थोड़ा आगे कलर ग्लोबल स्विचेस पे, यहाँ पर आके आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और ऑफ GI की बजाय ऑफ कर देंगे इसको, बाकी कुछ आपने नहीं छेड़ना इसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाएं, ये मैं वो सेटिंग बता रहा हूँ जो ओवरऑल हर एक पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, ओके है। प्रोग्रेसिव की जगह बकेट कर दें,
और यहाँ पर इमेज सैम्पलर, एक मिनट रुका ज़रा। इमेज सैम्पलर ये वीडियो लाइन को उसकी आप कैड मोड रॉम कर दें, ठीक है। बकेट इमेज सैम्पलर को ऐसे नहीं दें क्योंकि उसको नहीं छेड़ेंगे हम। यहाँ पर बस क्लिक करके इसको 64x64 कर दें ताकि स्क्रीन साइज़ बड़ा हो, रेजोल्यूशन कम से कम पिक्सलेट हो, ठीक है। लॉक नॉइस पैटर्न करना चाहे कर दें, वैसे इसकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इन्वायरमेंट को भी छोड़ दें आप, इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है। इन्वायरमेंट की मेरे ख्याल से ज़रूरत आगे पड़ती भी नहीं है। हाँ, इन्वायरमेंट चेक लगाया भी इससे जाता है कि जब आपने इन्वायरमेंट कैच करवाना अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी से अगर ग्लास है या कोई मेटल स्फीयर है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इन्वायरमेंट को डालना होता है, तो फिर यहाँ से इसको टिक करता है, ठीक है। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेन हार्ट की जगह आप एक्सपोनेंशियल या लीनियर मल्टीप्लाई कर दें। रेन हार्ट भी अच्छा है, इसका जो है वो टाइप जो है कलर मैपिंग का, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया लीनियर मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल मैंने यूज़ नहीं किया काफ़ी टाइम से, जबकि मैं करता था पहले। इसको डिफ़ॉल्ट करें, डिफ़ॉल्ट करके क्लाइम आउट पे क्लिक कर दें बस, ठीक है। या डेप्थ ऑफ फील्ड और गेट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा। अच्छा जी, ग्लोबल एलिमिनेशन में आके ब्रूट फोर्स की जगह इरेडियंस मैप करेंगे और लाइट कैशे को कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड रीजन लाइट कैशे ही रहने देंगे। इरेडियंस में आएंगे, यहाँ डिफ़ॉल्ट से एडवांस में आएंगे। इरेडियंस में जब आप आ जाएंगे तो इरेडियंस में आने के बाद वो आपसे कहेगा जी क्वालिटी आपको कैसे चाहिए। आप कहेंगे अच्छा जी मुझे नॉर्मल चाहिए, लो चाहिए, आप लो पे कर दें। डिफ़ॉल्ट को कुछ नहीं छेड़ेंगे आप लो पे छोड़ के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करें। फ्रेम बफर की जगह यहाँ पर करें बकेट मोड की जगह पर लाइट कैशे पे क्लिक करें और यहाँ पर आके भी आप इसके ऑप्शंस को देखें। ठीक है जी, लाइट कैशे आपका ओके है, इसमें आपने किसी से भी नहीं छेड़ना, इसको आप आगे फॉरवर्ड ऐसे कर दें। सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आके आप ट्रायंगुलर की जगह टॉप टू बॉटम कर देंगे और पोस्ट रेट इफेक्ट यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं बढ़ाने की क्योंकि बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा उतना आपका सीन इनसाइड हैवी होता जाएगा रेंडरिंग के टाइम पे, ठीक है। और आपने रेंडरिंग के ऊपर टाइम पे ये नहीं करना कि आपने सीन इतना हैवी बना दिया कि वो पूरी दिन पूरी रात हो रहा है, उससे आपका क्लाइंट ख़राब हो जाता है क्योंकि आप जरी बात है जब सर्विस वक्त भी नहीं दे पाएंगे तो क्लाइंट ने क्या आपसे काम करवाना है, पॉइंट ये आ जाता है ना। तो वो तो कहता है भाई मुझे क्विक एंड फास्ट सर्विस दो तो फिर काम हो। तो बहरहाल आपने इसको ये करके छोड़ दिया और पोस्ट रेटेड इफेक्ट को नहीं छेड़ा, आपने टाइल के ऊपर आ गए, यहाँ पर मेमोरी ठीक है ओके, अनेबल प्रीव्यू कैशे छोड़ दो इसको। अच्छा, रेंडरिंग पे आ जाए अब आप, रेंडर इनेबल पे आ जाए एलिमेंट पे। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो बड़े काम के हैं और जो 3 से 4 एलिमेंट्स होते हैं बस सिर्फ वही ज़्यादा काम के होते हैं, बाकी भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो मौके की मुनासबत से और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर होते हैं, ठीक है। कि सॉफ्टवेयर आप लाइक आप सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये हैवी होता जाएगा आपका काम, ठीक है। आपने इसको हैवी होने से बचाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें की हुई हैं, रिफ्लेक्शन और डीनोइजर। अगर आप ये तीनों ना भी करें, आप सिर्फ उसमें एक ही कर दें डीनोइजर। डीनोइजर क्या काम करेगा, वो आपके इन्वायरमेंट में जब रेंडरिंग हो जाएगी आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग जो इफेक्ट वो देगा वो डीनोइजर कर देगा, उसको डीनोइज कर देगा, यानी कि उसकी जो इमेज पर निकल के डॉट्स से नॉइस से आ रही थी वो उसको ख़त्म कर देगा बिल्कुल। और डीनोइजर जब अनेबल हो गया तो समझ लें कि अनेबल कर दें इसको, ठीक है। ये अनेबल हो गया। अभी अनेबल होने के बाद क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले सेटिंग चेक कर लो। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ उसको और एक रेंडर टेस्ट लगाता हूँ उसका। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि वी आर रेंडरिंग अ सीक्वेंस वाइल फाइल फ्रेम। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने फ्रेम फाइल को, अब देखिए मैंने मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ते के साथ ही मैं इधर आ गया, तो मैंने रेंज को सेलेक्ट किया हुआ, मुझे सिंगल पे क्लिक करना है। अब सेव करना है और अब ज़रा इसका एक टेस्ट रेंडर निकालना है। ये थी आपकी रेंडर सेटिंग, यानी कि जब आपने कोई भी काम करना है, स्पेशली 3D की बात अगर हम करें तो 3D मैक्स में 4 मरले हैं, ठीक है। एक जो है वो आपका मॉडल मेकिंग है, दूसरा लाइटिंग है, तीसरा टेक्सचरिंग है, मटेरियलाइजेशन है, चौथा कैमरा है और पांच ऑप्शन है। पांचवा जो है वो आपका
रेंडर सेटअप, यानी कि रेंडर इंजन की सेटिंग करना। वैरी बात है, हर एक की सेटिंग की आपने, लाइट लगाई उसकी आपने सेटिंग की, टेक्सचर लगाया उसकी आपने सेटिंग की, आपने सन लगाया उसके आपने इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके देखा, तो आपने सब चीज़ें जब की तो इसको करना बहुत मेन है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपके उस सारे किए का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप देखें इसके पिक्सल्स में कितना फ़र्क आ गया, कहाँ वो पिक्सल और कहाँ ये पिक्सल। ठीक है, अभी जब ये हो जाएगा रेंडर तो इसके फिर आप ये देखिएगा कि डी नॉइजिंग क्या काम करेगी इसके साथ। जैसे लेट्स सपोज हम इतने पार्ट पे आके रुकते हैं, अभी इधर इसको टेस्ट रेंडर होने देते हैं। ठीक है, देन फिर हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर मसला आ रहा है इसको, और ये मसला कैसे रिजॉल्व होगा। मसला ऐसे रिजॉल्व होगा कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा, ये पूरा कंप्लीट एक रेंडर हो जाएगा, तब वो उसको डी नॉइजिंग करेगा। तो जब तक थोड़ा सा इंतज़ार करें और इसको सिर्फ देखते जाएं कि ये यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है। लेट्स सपोज अब ये मैंने इतना पार्ट छोड़ा हुआ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे मून लाइट नहीं होती हल्की हल्की, वो टाइप की फील आ रही है इसमें। ठीक है, अब आप देखें पहले में और अब में कितना फ़र्क आ रहा है। अगर देखा जाए तो पहले तो बिल्कुल ही डॉट डॉट आ रहे थे, बिल्कुल ही कुछ फील नहीं हो रहा था कि यार कुछ है यहाँ पर, बट अब आप देखें काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन अभी जब कंप्लीट होगा तो फिर ये डी नॉइजिंग वाला पार्ट भी चलेगा साथ साथ, और इसकी नॉइज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी नॉइज़। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, 6 मिनट दे रहा है जब तक ये रेंडरिंग आपकी पूरी हो जाएगी। बेशक अगर आप चाहें तो इस रेंडरिंग वाले पार्ट को निकाल दीजिएगा, अगर निकालना चाहें तो, लेकिन अगर आप निकालना नहीं चाहते तो बैठ के देख लीजिएगा, इसमें कौन सा इशू है। इस तरह से करके अब आपको ये मैंने जो एक एलिवेशन सिखाई है, या जो भी लाइटिंग बताई इसमें, या जो भी टेक्सचरिंग बताई है, जो भी बैकग्राउंड बताया है, कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन दे दिया एक ड्राइंग के ऊपर ही सारा आपको। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको मॉडल मेकिंग आ गई, आपको लाइटिंग अप्लाई करना आ गई, आपको कैमरा असाइन करना आ गया, आपको रेंडर सेटिंग अप्लाई करना आ गई। ठीक है, आपको उस पर काम आ गया, लाइक जो शेप्स वगैरह है। तो बस अब आपके लिए मुश्किल यूँ नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी मॉडल लेके बनाना है और उसके ऊपर लाइटिंग करनी है, उसके ऊपर टेक्सचरिंग करनी है, और उसके ऊपर कैमरा लगाना है और रेंडरिंग करनी है। ये पाँचों चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि यार हमें कैसे करें कैमरा अप्लाई, हमें कैमरा अप्लाई नहीं करना आता, तो वो रिकॉर्डिंग भी है। आप कहते हैं मुझे लाइट अप्लाई नहीं करनी है, कि लाइट कैसे अप्लाई होगी, तो लाइट वाली रिकॉर्डिंग पड़ेगी। ठीक है, उसके फंक्शंस आपको प्ले करना है, खेलना है, वो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस समझा दिया गया कि अप्लाई करना किस तरह से। अब जाहिर बात है जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं पता होता कि इसको अप्लाई भी कैसे करना है। अब आप मिसाल ने ब्लेंडर किया, ब्लेंडर आप फर्स्ट टाइम खोलें तो आपको नहीं पता होगा कि यार कौन सी कहाँ अप्लाई करनी है, जब तक आपको एक ट्यूटर पूरा गाइड नहीं करेगा कि यहाँ से इस चीज़ को उठा के यहाँ करना है, यहाँ से इस चीज़ को उठा के यहाँ करना है। इसी तरह ऑटो कैड में होता है। ठीक है ना, जब तक आपको कोई गाइड करने वाला सही नहीं मिलेगा ना, ट्यूटर सही नहीं मिलेगा, आपको बताएगा नहीं कि यार ये लाइन एल से लगती है, कमांड से आपको जाके लगाएं, इरेज आई थिंक इससे होता है, डायमेंशन DIM लिखते हैं तब आपको। तीन मिसाल है ऑटो कैड की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि डायमेंशन कहाँ से आती है, तो आप फिर मैनुअल डायमेंशन ढूंढते फिरेंगे उसके अंदर। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है एक प्रॉपर बंदे से सीखने का और एक खुद से करने का। खुद से इंसान खपता ज़्यादा है, सीखता थोड़ा है, क्योंकि खपते खपते आखिर में थकावट हुई, तो थकावट में बंदा कहता है चलो भाई अब आराम करो। ठीक है ना, फिर बंदा आराम करता है, काम नहीं करता। अब आप ये देखें लाइट की हल्की हल्की इमिटेंस है, वाले पार्ट पड़ रही है आपकी।
इसको ज़रा हो जाने देंगे। तीन से 4 मिनट का रह गया। देखें यहाँ पर टाइम दिखाता है ये 8 मिनट दिखा रहा है और 5 मिनट हो चुके हैं, तो मतलब आगे रह गया 3 मिनट हमारा। थोड़ा मैं जूम करके रखता हूँ उसको ताकि आप यहाँ से उसको देख सकें जब ये क्लियर होगा। सम टाइम होता है ये कि रेंडर टाइम बढ़ भी जाता है आपका, उसकी वजह होती है। अब लेट सपोज आपको ये 8 से 10 मिनट दे रहा है, बाद वक्त क्या होता है किसी एक पार्ट पे आके रेंडर आपका रुकना शुरू होता है। रुकना किस वजह से शुरू होता है, वो रुकता नहीं है एक्चुअली, चल रहा होता है बैकग्राउंड में। अब जैसे स्टील है, मेटल है, एलुमिनियम है, ग्लास है, ग्रास है, ठीक है, ग्लॉसीनेस कोई भी चीज़ होगी जिसके अंदर ग्लॉसीनेस होगी, उसके ऊपर आके थोड़ी देर रीडिंग करता रुकता है। ठीक है ना दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना कि जी टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, शुरू तो 10 मिनट से होता है तो जाते थे 20 मिनट पे पहुंच गए। तो वो इसलिए होता है कि किसी एक पार्ट को वो रेंडर करने में टाइम लगेगा लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर कोई इसमें ग्लास है, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का ग्लास है, तो वो उस ग्लास को रेंडर करने में ही आपका समझ लें 1-1.5 तो उसमें लग जाएगा आपको, बाकी काम तो उसके बाद शुरू होगा आपका। तो ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम बातों को पूरी रात भी लग जाती है। चैनल की रेंडरिंग कंप्लीट होने वाली है, हम अपनी जगह पर रहें ताकि हम उसको देख सकें कि डिफरेंस क्या है। आखिर डिफरेंस देखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखें जी, अब डीनोइजिंग RGB कलर काम करने शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारी इमेज रेंडर हो चुकी है। अब देखें जब डीनोइजिंग को देंगे फ़र्क देंगे क्या आएगा, आया फ़र्क नज़र आया, एकदम से ये क्लियर हो गया, वो धब्बे दाग हट गए इस पर से। और इफेक्ट रिजल्ट, ठीक है, और ये RGB कलर, RGB में ये कलर आ रहा है, ये देख लो इफेक्ट रिजल्ट ये आ गया। फ़र्क है कि नहीं है, यही डिफरेंस होता है। अब हमने रेजोल्यूशन लो रखी है, इसकी वजह से ये ईंटें इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। जब रेजोल्यूशन हम बहुत हाई रखेंगे तब जाके ऐसा ऐसा फील होना शुरू हो जाएगी, हाँ जी कोई चीज़ है। ठीक है जी, तो यहाँ आपका ये जो सेशन है वो मैं कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आए होंगे सारे लेक्चर्स और मज़ा आया होगा क्लास लेने का, सेशन लेने का, और सीखा इसमें होगा बड़ा कुछ आपने। बाकी तो आपकी अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फिर आप उसको और मज़ीद सीखेंगे आगे से आगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपने वो सब ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है और काम को करते रहना है। नहीं भी आता तो एक दिन आ जाएगा आपको। चलें जी, यहाँ हमारा सेशन हो गया क्लोज, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन क्या होना है, खैर
नेक्स्ट सेशन में इस तरह कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर हो, किसी हवाले से कुछ पूछना हो, कोई किसी किस्म का कोई सवाल जहन में हो, तो आप लाजमी उसे डिस्कस कीजिएगा। और हसन जो आपको इशू है इंशाल्लाह वो मैं सून एज रिजॉल्व कर दूँगा आपका भी, ताकि आप भी अपने ट्रैक पर चढ़ सकें, आप काम में इंटरेस्टेड हैं, एक्टिव हैं माशाल्लाह। और बाकी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि ज़रा थोड़ा एक्टिव हो जाए, सोते ना रहें, बजाय इसके कि सोते रह जाएँ आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके देंगे तो आप उस चीज़ को सीख नहीं सकेंगे सही से। ठीक है, 12-13 लेक्चर समझे ज़ाया है फिर आपके लिए। सो इस चीज़ को आप एक्टिव होकर करें, प्रोग्रेस अपनी दें। कोई इशू है तो बताएं, जैसे हसन ने मुझे बताया कि उनको ये इशू आ रहा है कि उनका वीडियो नहीं चल रहा, तो वो काफ़ी दिन से इस चीज़ का इशू था, लेकिन बस रूटीन में थोड़ा सा मैं भी बिज़ी ज़्यादा होता हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं ये इशू जल्द रिजॉल्व कर दूँगा ताकि वो अपना स्मूथली इस काम को सीख सकें, कर सकें। ठीक है जी, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।